नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है स्कोर प्लस के इस चैनल पे, जहां पे हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट साइंस की तैयारी। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। केमिस्ट्री की तैयारी हमारे राघव सर कराते हैं सुबह 7 बजे। बायो की तैयारी आप हमारे साथ दोपहर के 2 बजे करते हैं। और फिजिक्स की तैयारी हमारे पीके शाही सर संध्या 7 बजे से लेते हैं। हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से आपको साइंस की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक सेशन में 20 क्वेश्चंस देखते हैं। 20 क्वेश्चंस हम लोग राघव सर से केमिस्ट्री का देखते हैं, 20 क्वेश्चंस हम आपको बायो का कराते हैं, एंड 20 क्वेश्चंस आपको पीके शाही सर फिजिक्स का कराते हैं संध्या 7 बजे। प्रतिदिन हम लोग इसको देखते हैं। चलिए आज का शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बायो का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं किनका किनका ये हो पाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की वह कौन सी शाखा है, वह कौन सा ब्रांच है जो समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है? कमेंट करेंगे साथियों। चलिए मैं बताता हूं आपको इसका सही आंसर क्या होगा। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो समाज शास्त्र से संबंधित है। हमारा यहां हमारा आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? कोशिका में हम बहुत सारा घटक देखते हैं। जब एक कोशिका का हम अध्ययन करते हैं तो एक कोशिका में हमें पहले तो एक बीच में इसके क्या मिलता है, हमें केंद्रक मिलता है। केंद्रक से सटा हुआ अंतःप्रदवी जालिका मिलेगा। अंतःप्रदवी जालिका 2 तरह के होते हैं, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका एवं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। उसके बाद आपको यहां मिलेगा क्या, गोल्गी बॉडी मिलता है, गोल्जी बॉडी मिलता है, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। बहुत सारे आपको राइबोसोम्स के दाने मिलेंगे, इसमें तरल पदार्थ मिलेगा, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव मिलेगा। तो इन सब घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, कोशिका के अंदर जो भी घटक है, ऐसे घटकों को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। ऐसे घटकों को हम लोग कोशिकांग, या इंग्लिश में इसको हम लोग ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर बी होगा। कोशिका के विभिन्न घटकों को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? कोशिका विभाजन की वो कौन सी अवस्था है जो सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो याद रखेंगे साथी, कोशिका विभाजन का सबसे छोटा अवस्था होता है एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है कोशिका विभाजन की। तो आंसर हमारा क्या होगा, एनाफेज। हम लोग जब से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी हमारा ये सेशन चल रहा है साइंस का, उसमें हम प्रतिदिन एक ना एक क्वेश्चन हम लोग कोशिका विभाजन से देखते ही हैं। कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जल्दी हम आपके लिए कोशिका विभाजन पे एक पूरा टॉपिक पे एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे।
अगला देखते हैं। कहा कह रहा है एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा गया। एक रंगीन पानी है, एक टहनी है, इस टहनी को हमने रंगीन पानी में रखा जाता है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वो कैसी दिखेगी, वो कैसी दिखेगी। एक टहनी को लिए हमने उसको एक रंगीन पानी में डाल दिया कुछ समय के लिए, और जब उसको हम रंगीन पानी से बाहर निकालते हैं तो वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपका, किस तरह का दिखेगा। क्या वो टहनी ए के जैसा दिखेगा, बी के जैसा दिखेगा, सी के जैसा दिखेगा या डी। तो देखिए याद रखेंगे जल का परिवहन कौन करता है, तो पौधे में जल का परिवहन करता है जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक जल का परिवहन करता है। अब जब जल का परिवहन होता है तो जल में जो भी चीज घुले हुए होते हैं उसका भी परिवहन होता है, मतलब कि जल के साथ उसमें घुलित खनिज पदार्थ का भी परिवहन होता है। अब पौधे में जो जाइलम होता है वो बीच में होता है, अंदर में होता है। तो जब जल जाइलम से जाएगा तो क्या वो पूरे में फैलेगा कि पहले इस पार्ट को रंगीन करेगा, तो वो बीच वाले पार्ट को रंगीन करेगा। तो जब आप इस डाली को बाहर निकाल के जब इसको आप काटोगे तो क्या देखोगे कि इसके बीच में एक डॉट, एक छोटा सा बिंदु जैसा रंगीन दिखाई देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं। वैसे प्रजाति जो लुप्त हो रहे हैं, लुप्त हो गए, ऐसे के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़ते हैं। उनकी संख्या प्रबल रूप से घट रही है, सही है। ये कथन हमारा सही, ये कथन सही लिखा हुआ है तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा कह रहा है यह निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, यह भी कथन सही है। विलुप्त प्राय अगर जंतु हैं तो आने वाले समय में ये पूरे तरीके से क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये कथन जो है ये गलत लिखा हुआ है। सो हमारा आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी वाला जो कथन है ये सही नहीं है क्योंकि सी का कथन कह रहा है कि जो लुप्त प्राय जंतु है वो दूसरे जंतु के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अपशिष्ट जल का स्रोत कौन नहीं है, तो नाली हमारे अपशिष्ट जल का स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही नहीं है। पौधों में श्वसन के लिए कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है श्वसन केवल दिन के समय होता है। पौधों में श्वसन केवल दिन में होता है, यह सही है। श्वसन केवल रात्रि के समय होता है। श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। सॉरी, सही है, सही पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, माफ कीजिएगा, कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है श्वसन केवल दिन में होता है, यह कथन गलत है। श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह भी कथन
गलत है। श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, पौधों भी हमारे तरह जीव हैं, तो उनको भी श्वसन करना है, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता है, तो श्वसन क्रिया से हमें ऊर्जा मिलता है। तो श्वसन जो होता है पौधों में वो दिन और रात दोनों में हो, दोनों समय होता है। तो सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थम की उत्तर जीविता, दैट मीन्स की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, उक्ति के रचयिता किन्होंने इस शब्द को दिया था? देने वाले कौन थे? इसका यूज नहीं, यहां पे पूछा जा रहा है किसने इस टर्म को दिया था, तो दिए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने। याद रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द को दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? पहला है हमारा ऑप्शन प्रकाश के प्रभाव के कारण। प्रतान जो होता है पौधों में, ये प्रकाश के कारण इसमें वृद्धि नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है प्रतान की उन कोशिकाओं में त्रिविभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है। तो ये सही बात है, मटर के पौधों में जो प्रतान निकलता है उनकी कोशिका विभाजन होता है वैसी कोशिका में जो अवलंब से दूर होती है। तो आंसर क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, इनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनिकाएं का नेटवर्क होता है, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है, इनमें उंगली की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। इसमें से कौन सा कथन सबसे ज्यादा सही लग रहा है, सबसे ज्यादा करीब लग रहा है? तो याद रखेंगे विली के सरफेस के ऊपर भी छोटे छोटे से प्रोजेक्शन उंगली नुमा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंचुआ तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है। कैसी होती है? अब ये दोनों जीव जो है, मेढक जो है वो जब कीचड़ में या पानी में जब मेढक होता है तब ये अपने त्वचा से सांस लेता है, और जब ये जमीन पे रहता है तब ये अपने लंग्स, अपने फेफड़े का यूज करता है। याद रखेंगे मेढक एक ऐसा जीव है जिसका श्वसन अंग त्वचा और इसका फेफड़ा दोनों होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है किसके कारण ये होता है? नम एवं खुरदुरा, ये गलत बात है। सूखा और खुरदुरा नहीं, दोनों गलत है। सूखा और पतला नहीं, नम एवं पतला। तो दोनों की त्वचा जो होती है नम होती है, भींगी हुई होती है, मॉइस्ट होती है, और थीन यानी पतला होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कशेरुकी समूह या समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है।
ऑक्सीजनेटेड प्योर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, किसमें? तो याद रखेंगे मछली में, पीसेस में, क्योंकि इसके हृदय में सिर्फ 2 ही वेसम होते हैं, तो केवल पीसेस। पीसेस का मतलब होता है मछली। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, ऐच्छिक पेशी, वॉलेंट्रिक, वॉलेंट्री, जो आप अपने इच्छा से जो कर सकते हैं। तो इच्छा वाला मसल्स हमारे शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? आहार नाल में। तो आहार नाल में ये अपने हमारी इच्छा से नहीं काम करता, ये अपनी इच्छा से काम करता है, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। पद में, हमारे पैरों में, हमारे पैरों में होता है। आंख की परितारिका में, आइरिस में, फेफड़े में। तो ऐच्छिक पेशी कहां पाई जाती है? तो याद रखिएगा हमारे पैरों में, हमारे पैरों में। अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है? कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन जिसे कहते हैं, पूरे तरीके से किसमें होता है? तो याद रखेंगे सार्क में। कई बार क्वेश्चन भी आता है इस सार्क में कितने हड्डी होते हैं? तो याद रखिएगा सार्क में एक भी हड्डी नहीं होती, क्योंकि सार्क का जो कंकाल तंत्र होता है वो बना होता है, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, मुलायम हड्डी सॉफ्ट बोन का बना होता है। तो सार्क में आंसर होगा हमारा ए, सार्क में। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधियां है? बहुत मैक्सिमम जो जंतु हैं उनमें जो गति होती है वो किसके कारण होती है मुख्यतः? केवल पेशी तंत्र, केवल तंत्रिका तंत्र, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो मैक्सिमम जो जंतु होते हैं उनमें जो गति होता है, इसमें उनका पेशी यानी कि उसका मसल्स, उसका कंकाल यानी कि स्केलेटन सिस्टम हड्डी, और तंत्रिका तंत्र नर्व्स, ये तीनों मिलते हैं तब जाकर उनमें गति होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं। बेमेल युग्मक को चुनिए, मिसमैचिंग को चुनिए, जो सही नहीं है। पेयरिंग जो किया गया है, साथ में जो लिखा गया है वो सही नहीं है। एड्रिनालिन एंड प्यूस, टेस्टोस्टेरोन वृषण, एस्ट्रोजेन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड। ये देखिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? एड्रिनालिन और प्यूस, ये दोनों अलग अलग ग्रंथि से संबंधित है। ये टेस्टोस्टेरोन वृषण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है आपका, एस्ट्रोजेन अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है हमारा, थायरॉक्सिन एंड थायराइड ग्लैंड दोनों थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। तो यहाँ पे बेमेल युग्मक कौन सा है? तो एड्रिनालिन्स एंड प्यूस। तो आंसर हमारा यह हो गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है? रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें इसमें से चुनना है। देखते हैं। पहला, उच्च रक्तदाब अधिक वजन व व्यायाम के ना करने के कारण होता है। सही चीज है। उच्च रक्तचाप का ज्यादातर मुख्यतः कारण है आजकल का लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करना। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा क्या है? आनुवांशिक
असमानता के कारण कैंसर होता है, ये भी सही है। अनुवांशिक असमानता, अगर किसी म्यूटेशन हो जाए, जीन में परिवर्तन आ जाए तो कैंसर का कारण हो सकता है। अगला देखते हैं, अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक वर्म यानी कि अल्सर होता है। अगर पेप्टिक अल्सर का अगर कोई कारण पूछ रहा है तो पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में, पेट के अंदर जो घाव हो जाता है उसको पेप्टिक अल्सर यानी कि अल्सर कहते हैं। ये मुख्यतः होता है लंबे समय तक अगर हमारा आमाशय खाली रहता है तब होता है। कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप खट्टेदार भोजन खा रहे हैं उससे आपको पेप्टिक अल्सर का कोई खतरा नहीं। ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत लिखा हुआ है। अगला भी पढ़ लेते हैं, एक्ने स्टेफाइलोकोकस के कारण नहीं होता है, सही। तो आंसर क्या हो गया? कथन इसमें से हमारा गलत लिखा हुआ है, तो आंसर है हमारा सी। सी वाला जो कथन है वो गलत लिखा हुआ है, अम्लीय भोजन के कारण पेप्टिक अल्सर नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली के लीवर ऑयल में क्या होता है? विटामिन पूछ रहा है तो याद रखेंगे विटामिन डी होता है। मछली के लीवर ऑयल में विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगली भैंसा एक संकटापन स्पीसीज है क्योंकि, देखते हैं क्यों? क्योंकि इनकी संख्या में लगातार क्या हो रहा है? गिरावट आ रहा, जिसके कारण कहा जाता है संकटापन स्पीसीज, इसको कहा जंगली भैंसे को। ठीक है, यह विलुप्त हो चुका है, गलत है। यह केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, गलत है। इसकी चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दिया गया है, गलत है। यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा? की संख्या तेजी से और अच्छा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो याद रखेंगे इस चीज को, बहुत जनरल क्वेश्चन है हमारा ये। 0.4%। 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। हमारा आंसर क्या हुआ? सी। हमारा आंसर हुआ तो ये था साथी हमारा आज का 20 क्वेश्चंस बायो का जो हमने देखा, आपने भी अच्छा दिया। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह से हमारे स्कोर प्लस के चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप हम बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।